हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गॉस के नियम के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हम सबसे पहले बात करेंगे, कोई भी लंबा चार्ज वायर है, उसके द्वारा किसी पर्टिकुलर उससे दूर कोई पॉइंट मान लेते हैं, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किसी चार्ज वायर के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक लंबा चार्ज वायर लिया है, उसकी हमने जो लेंथ मानी है, जो लंबाई मानी है, वो काफ़ी लंबी है, अनंत मान ले हम, उसकी लंबाई हमने अनंत मान ली है। इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज है, वायर है। तो उससे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पॉइंट पर, हम ये पी पॉइंट हमने कंसिडर किया, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डिस्टेंस मान ली हमने कि ये आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है हमारा, ये हमने डिस्टेंस कंसिडर की है इतनी आर। अब इस डिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये वायर के अलोंग, जैसे ये वायर है और इस पी पॉइंट पर हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, तो इसके अलोंग हम इसको एक क्लोज सरफेस में बंद कर देंगे। तो जब ये क्लोज सरफेस में हम इस वायर को बंद करेंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमारे सामने बनकर तैयार हो जाएगी, जैसा कि हम आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो सरफेस है बनी है, ये क्लोज सरफेस के अंदर जो वायर का पोर्शन है उस पर चार्ज कंसीडर कर ले रहे हैं हम, कितना है, क्यू चार्ज इस वायर पर हमने कंसीडर किया है। चूँकि हम जानते हैं ये वायर लंबी है, तो वायर के लिए हम यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं लैम्डा से डिनोट करते हैं, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि चार्ज टोटल और उसकी टोटल लेंथ। तो ये हमारे पास यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम जो हमारे पास क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला हमारे पास जो फ्लक्स है उसको काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सरफेस क्लोज मिली है, तो उस पर जो फ्लक्स काउंट करेंगे क्या होगा, ई डॉट डी एस, यानी कि जो सरफेस हमारे लिए उसका एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये चार्ज जो वायर ली, इस पर चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है, तो इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द वायर होगी। और इस पर्टिकुलर पी पॉइंट का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो उस केस में हम यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं ई डॉट डी एस, और कॉस थीटा यानी कि कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा ई डॉट डी एस। चूँकि हम जानते हैं बेलन, यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस बनी, गॉसियन पृष्ठ बना है, वो सिलेंड्रिकल बना है, बेलनाकार बना है, तो बेलन का जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर एल, यानी कि जो रेडियस है बेलन की, साथ में उस बेलन की लेंथ। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर बेलन की लेंथ हमने क्या कंसीडर की है, एल कंसीडर की है। ठीक है, तो इसके साथ हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं फ्लक्स। ठीक, इतनी बात हमारे पास हो गई। अब जो हम पहले से जानते हैं कि फ्लक्स जो है, जो चार्ज है उस वायर का, वो क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू एल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम अभी ऑलमोस्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में भी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फ्लक्स काउंट कर सकते हैं। फ्लक्स इक्वल्स टू गॉस की लॉ के अकॉर्डिंग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स जो होता है वो किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो उसके चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और यही फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, क्या है, 2 पाई आर एल ई इंटू 2 पाई आर एल। हम इन दोनों वैल्यू को कंसिडर करें तो यहाँ से हम ई की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। ई क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ठीक है, नेक्स्ट हम Q की वैल्यू को रख सकते हैं यहाँ पर,
अगर हम यहाँ क्यू की वैल्यू को रखें तो जो हमारे पास ई बनेगा वो क्या बनेगा, क्यू की वैल्यू को हम रख दें लैम्डा एल, और नीचे क्या बनेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। तो एल से एल यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारे पास नेट बचेगा वो बचेगा ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो किसी भी लॉन्ग इन्फाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से एक पर्टिकुलर पी पॉइंट आर डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं, उस पर जो फील्ड मिलेगी वो ये हमें मिल जाएगी, ई इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर डिनोट कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इन्वर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसमें हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास सामने यहाँ दिख रहा है कि जैसे जैसे ये आर डिस्टेंस बढ़ती जा रही तो ये ई की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जा रही है, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कोई एक गोलीय कोश है, यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज यानी कि समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है, उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। हम 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना ये गोलीय कोश बिल्कुल जैसा कि एक गेंद जिससे हम खेलते हैं उस गेंद की तरह हम मान सकते हैं इसको, यानी कि बाहर अंदर से भी खोखली होगी, वो सिर्फ उसकी सरफेस ही होगी, जो कुछ होगा अंदर से खोखली होगी। तो जब हम उस गोलीय कोश की वजह से एक पॉइंट मान ले रहे हैं पी, जो कि पी पॉइंट है वो उस गोलीय कोश की रेडियस से ज़्यादा दूरी पर है, यानी कि गोलीय कोश के बाहर है। तो हम बात करेंगे पहले गोलीय कोश के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कंसीडर करेंगे। हमने एक पॉइंट माना है पी, इस पी पॉइंट को जिसकी डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं आर, और ये आर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस हम माना है कैपिटल आर। तो उस केस में हमें आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम पहले जानते हैं जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होती है वहाँ पर हम एक क्लोज सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस को कंसीडर कर रखा है। ठीक है, चलो फिर वही पुरानी बात है अपना, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस जो सरफेस बनी, क्योंकि गोला है तो इसका स्फीयर का एरिया मिलेगा हमें, और वो एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसकी बात चलो बाद में करेंगे, लेकिन इस जो सरफेस से टोटल फ्लक्स गुजरेगा वो क्या गुजरेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अब फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स होगा क्या, ई डॉट डी एस। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा, ठीक, यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है दैट इज डी एस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच के जो एंगल है वो क्या है, 0। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं फाई यानी टोटल फ्लक्स ई डॉट को हटा देंगे हम, तो डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 0। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास ई डी एस। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स है इसको एरिया को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ई डी एस जो एरिया है वो क्या है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम किसके इक्वलेंट कर सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जब हम गोलीय कोश के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे तो ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो
डिस्टेंस के इन्वर्स के स्क्वायर के रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा तरीके से कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कंसीडर कर सकते हैं केस को कि हम उस शेल के, उस कोश के सरफेस पर बात कर ले। अब हमने जो पॉइंट कंसीडर किया है वो उसी शेल के सरफेस पे कंसीडर किया है, तो जो हम आर की वैल्यू मानेंगे वो किसके बराबर हो जाएगी, उसकी रेडियस के। तो यहाँ पर जो हमने पिछले केस में जो ये आर कंसीडर किया था इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तीसरा हमारे पास है कि अब हम बात कर रहे हैं गोलीय कोश के अंदर, मतलब अभी तक तो हमने बाहर बात की थी गोलीय कोश के, फिर उसकी सरफेस पर बात की, अब हम बात कर रहे हैं उस गोलीय कोश के अंदर की बात। तो गोलीय कोश के अंदर क्या होगा वो देख रहे हैं। अब हम मान ले रहे हैं हमने गोलीय कोश के अंदर साइड कोई पॉइंट कंसीडर किया, जैसे हमने ये पॉइंट कंसीडर किया और इसकी डिस्टेंस आर मान ली। अब यहाँ पर इस केस में जो डिस्टेंस आर है, यानी कि जो पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल आर, वो छोटी है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। चूँकि हमें पता है कि ये गोला जो है ये खोखला गोला है। अब खोखला गोला है तो हम जानते हैं कि खोखले गोले के अंदर चार्ज कोई भी नहीं रहता, क्योंकि जो गोले के अंदर चार्ज रहता है वो उसकी सरफेस पर रहता है। अब चूंकि इस पॉइंट पर ये हमने गोले के अंदर कंसीडर किया, इस पॉइंट पर हमें कोई चार्ज नहीं मिलने वाला, तो जब चार्ज नहीं मिलने वाला तो उसके बीच की जो फ्लक्स होगा उस पॉइंट से जुड़ा हुआ वो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और जब फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा तो उससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इस केस में हम समझ सकते हैं 3 केस खोखले गोले के। पहला केस हम समझ सकते हैं जब खोखले गोले से बाहर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या मिल जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन उस खोखले गोले से उस पॉइंट के बीच की दूरी हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा केस हमने क्या देखा कि खोखले गोले की सरफेस पर, तब उस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली 1/4πε0 क्यू अपॉन उस पॉइंट की डिस्टेंस, यानी कि उस पॉइंट से सेंटर की दूरी। ठीक है, अब तीसरा केस जो था हमारे पास वो क्या था, खोखले गोले के अंदर। क्योंकि उस खोखले गोले के अंदर आवेश ज़ीरो है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, ज़ीरो। तो इस तरीके से हम ये 3 केस देखें। अब हम इन तीनों केस को एक ही ग्राफ में कंपाइल भी कर सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाया गया कि अगर हम गोले के सेंटर पे रहें तो गोले के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, क्योंकि ये खोखला गोला है तो इसके अंदर आवेश कुछ भी नहीं होगा। जब आवेश नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचेंगे तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी हमें, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सरफेस पर हमें देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे सरफेस से दूर जाते जाएंगे बाहर को, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होती जाएगी। तो ये केस था हमारे पास खोखले गोले का, कि किसी खोखले गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक चादर ले रहे हैं, एक शीट लेंगे, उसकी वजह से एक हमने इनफाइनाइट एरिया की एक चादर ली है, शीट ली है, उसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक हमने शीट ले ली है, उस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और उससे हमने एक आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट मान लिया है। इस पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, इस पी पॉइंट को हम गॉसियन सरफेस के अंदर एनरोल कर लेंगे, गॉसियन सरफेस यहाँ बना लेंगे, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर बात आ गई है। अब यहाँ पर 3 सरफेस हमें मिलेंगी। जब यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो एक सरफेस तो हमें ये मिली, दूसरा सरफेस हमें ये मिल गई, और तीसरी सरफेस ये वाली मिलेगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से एनालाइज करें इस चीज़ को, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक बेलन की तरह फिर से बनेगा। ठीक है,
क्योंकि हमने इस गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, इसका एरिया वेक्टर इस साइड में, इसका एरिया वेक्टर इस साइड में और इसका एरिया वेक्टर इस साइड में। और चूंकि प्लस चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, इस वाली सरफेस के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की में जो एंगल है वो क्या है, दोनों के बीच, दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें इस वाली सरफेस के रिस्पेक्ट में और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 90। ठीक है, तो ये दो केस ये हमारे पास सामने आ गया। अब हम इस चीज़ को काउंट कर सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स जो गुजरने वाला है यहाँ से वो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ई डॉट डी एस, और ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब जो टोटल फ्लक्स है तो 3 सरफेस है, तीनों सरफेस का हम फ्लक्स यहाँ पर देख लेंगे। वन सरफेस, फर्स्ट सरफेस नंबर 1 की वजह से यहाँ पर फ्लक्स जो मिलेगा, सरफेस नंबर 2 की वजह से और सरफेस नंबर 3 की वजह से, तीनों को ऐड कर देंगे और जो टोटल फ्लक्स है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये शीट है तो यहाँ पर हम इसकी बात कर सकते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा की बात करेंगे तो सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो यहाँ पर हम चार्ज की वैल्यू को सिग्मा के टर्म में कंसिडर कर लेंगे, दैट इज सिग्मा इंटू ए मिल जाएगा हमें। तो वह हम यहाँ पर सिग्मा इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा ये। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, अब चूंकि हमारे पता है कि फर्स्ट सरफेस की वजह से, ये देखिए इस फर्स्ट सरफेस की वजह से जो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। तो उस केस में हमने यहाँ पर दिया ई डॉट डी एस और कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। सेकेंड सरफेस की वजह से भी सेम कंडीशन है, लेकिन थर्ड सरफेस पे देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर हम बात करेंगे ई डॉट डी एस कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर जो मिलेगा ई डॉट डी एस ड्यू टू 1, ई डी एस ड्यू टू 2 प्लस ई डी एस ड्यू टू 3, वो क्या हो जाएगा, 0। और ये किसके इक्वल होगा, सिग्मा ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ का जो एरिया है हम उसको ए ही मान ले रहे हैं, अभी हम उसको इलेबोरेट नहीं करेंगे। अब एरिया यहाँ से ई ए मिला और ये ई ए, तो ये हो जाएगा 2a और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात हम समझ सकते हैं यहाँ से कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है शीट की वजह से, इनफाइनाइट एरिया की कोई शीट है उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कोई डिस्टेंस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है तो वो इस डिस्टेंस पर, दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। तो ये बात हमें खास ध्यान रखना है। इस बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कोई शीट है उससे हम पर्टिकुलर एक कोई डिस्टेंस डी मान लें, उस डिस्टेंस डी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो वो उस डिस्टेंस पर किस तरीके से निर्भर करेगी। तो ये बात हम जान चुके हैं कि उस डिस्टेंस पर वो फील्ड निर्भर नहीं करती, यानी कि डिस्टेंस बढ़े घटे फील्ड हमारी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, उससे कभी भी उस पर निर्भर नहीं करेगी। और इसके लिए हमने यहाँ पर ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, इनफाइनाइट एरिया की शीट से हम ये बात समझ सकते हैं। तो कोई अगर कोश होगा शेल, यानी कि हॉलो शेल हमने बात की यहाँ पर, तो हॉलो स्फीयर यानी कि शेल को हम बात करें या कोश को, तो उसके बाहरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उसकी सरफेस पर मिलेगी, लेकिन उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। जबकि शीट की वजह से हम बात करें तो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नोट पॉइंट मिल गए कि अगर गोलीय कोश की बात करें तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी इन्वर्स स्क्वायर के, यानी कि उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, वो भी स्क्वायर के। और अगर हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से देखें तो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, लेकिन उसकी डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिपेंड करेगी। जबकि अगर हम इनफाइनाइट एरिया की कोई चार्ज शीट ले लें तो उस पर हमें उसकी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंस रखना है, हमें ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर को बनाने में थोड़ा देरी हो गई, काफ़ी दिन हो गए हमने लेक्चर ऐड नहीं किया था,
लेकिन अब हम लगातार कोशिश करेंगे, लगातार आपके टच में बने रहें। तब तक के लिए आपको जो भी क्वेरीज़ हैं आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमसे, और बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।